हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका मैराथन सेशन है। एक्चुअली आपका यूनिट 4 टीचर एजुकेशन, जिसका ये मैराथन सेशन है। ठीक है, जिसमें 4 सेक्शन है आपके ABCD, 4 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए जो है वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है मीनिंग, नेचर, स्कोप क्या है, क्या टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और करिकुलम जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनका क्या विजन है अकॉर्डिंग टू NCERT NCT, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैराथन सेशन है तो मैंने काफी सारी चीजों को कीवर्ड्स में यहाँ पे डाला है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। जब भी हम बात करते हैं किसकी कि टीचर, ठीक है, टीचर एजुकेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो टीचर एजुकेशन क्या है आपका। टीचर एजुकेशन का एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, टीचर एजुकेशन में क्या होती है आपकी टीचिंग स्किल्स होती है, पेडागोजिकल थ्योरी होती है और प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिलकर एक टीचर एजुकेशन को डिफाइन करता है। टीचिंग स्किल्स मतलब वहाँ पे जो भी आपको ट्रेनिंग है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, है ना। टीचिंग स्किल्स में यही सब आएंगे, जैसे बीएड वगैरह में आप लोगों को टीचिंग स्किल्स सिखाई गई थी। ठीक है, कि क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करना है, टेक्निक्स का यूज करना है, ठीक है, अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। तो ये सारी टीचिंग स्किल्स के अंदर आती है। फिर आती है पैडागोजिकल थ्योरी। पैडागोजिकल थ्योरी में आपको फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल को एज अ बेसिस यूज किया जाता है इन पेडागोजिकल थ्योरी। ठीक है, इसे एज अ बेसिस यूज करते हैं हम अपने टीचिंग में इन द क्लासरूम। फिर आती हैं प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स जो स्किल्स होती हैं वहाँ पे इट इंक्लूड्स द टेक्निक, स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस दैट वुड हेल्प teachers to grow in the profession and also work towards the growth of the profession। जहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स आती है, ध्यान देना, यहाँ पे टीचिंग स्किल्स में आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, कहीं पूछा वो भी हुआ ये आपके यूजीसी नेट में नहीं, ऐसे टीचिंग स्किल्स टीचिंग एग्जाम्स में पूछा हुआ है। जो यहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, काउंसलिंग स्किल्स आती है, इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती है, कंप्यूटर स्किल्स क्या होती हैं, आईसीटी की स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में आती हैं, जिससे क्या वो क्या करती हैं, ये स्किल्स क्या करती हैं, हमारा जो प्रोफेशन है टीचिंग का उसमें ग्रोथ में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप अगर टीचर एजुकेशन को डिफाइन करना चाहो तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। क्लियर है इतनी बात? अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या स्कोप हो सकते हैं टीचर एजुकेशन के, है ना। टीचर एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कौन से होते हैं, ट्रायंगुलर बेसिस क्या है टीचर एजुकेशन का, कौन कौन से एस्पेक्ट है टीचर एजुकेशन के, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इधर आ जाओ। जब हम यहाँ पे स्कोप की बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, ठीक है, तो टीचर एजुकेशन का जो स्कोप है वो 3 जगह पे होता है। ठीक है, टीचर एजुकेशन का स्कोप अगर हमें देखना है तो 3 जगह पे देखेंगे। पहला, जो टीचर एजुकेशन है डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल कौन से हो सकते हैं आपके, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, हायर सेकेंडरी, है ना। ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके लेवल्स हैं जहाँ पे हम स्कोप देखते हैं टीचर एजुकेशन का। फिर आता है ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन। जब हम ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो जहाँ पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी आती है। समझ रहे हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी आती है। अगर हम सब बात करते हैं फिलोसफी, ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रायंगुलर बेसिस आपके टीचर एजुकेशन का। तो फिलोसफिकल बेसिस क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स द इंसाइट to the student teacher about the implication of the various schools of philosophy। ये एक इंसाइट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट टीचर को कि क्या क्या implications हो सकते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल्स हैं फिलोसफी के, है ना। एंशियंट, मॉडर्न फिलोसफिकल थॉट्स क्या है, एजुकेशनल जो थिंकर्स हैं उनके क्या थॉट्स हैं एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फिलोसफिकल बेसिस। फिलोसफिकल बेसिस एक तरीके का हमें इंसाइट देता है, समझ रहे हो। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल बेसिस। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों की जो नीड है ना, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको समझने में। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टीचर टू डेवलप इंसाइट इनटू द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इंसाइट हम किसका कर पाते हैं, जो स्टूडेंट्स का है। ठीक है, साइकोलॉजिकल मेकअप, दिस enables the student teacher to understand their self। ठीक है,
जिस इसका साइकोलॉजिकल बेसिस का यूज करके टीचर्स अपने आप को समझ सकते हैं, अपने बच्चों को समझ सकते हैं, उनकी जो लर्निंग सिचुएशंस हैं उनको समझ सकते हैं, सो दैट वो एक प्रॉपर इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल का, टीचिंग कंटेंट को उनको डिलीवर कर पाए, एक मीनिंगफुल कंटेंट उनको डिलीवर कर पाए। फिर आता है सोशियोलॉजिकल बेसिस। जब भी हम सोशियोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी, ठीक है, ये हेल्प करता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस हमें हेल्प करता है, स्टूडेंट टीचर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का क्या रोल है एजुकेशन में, है ना, और उसके क्या डायनेमिक्स हो सकते हैं इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ नेशन एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसे ध्यान रखना, ये हमें इंसाइट किस चीज का देता है, ये हमें इंसाइट देता है जो डिफरेंट वेरियस फिलोसफीज है जिनका यूज करते हैं एजुकेशन में। जब हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो ये इंसाइट इनटू द स्टूडेंट साइकोलॉजिकल, ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चे की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना, आप यहाँ पे खुद को समझ पाते हो, स्टूडेंट टीचर खुद को समझ पाता है, ठीक है, बच्चों की जो लर्निंग सिचुएशन है उसको समझ पाता है, तो ये साइकोलॉजिकल मेथड। सोसाइटी, सोशियोलॉजी में बात करते हैं तो रोल ऑफ द सोसाइटी, क्या क्या रोल है सोसाइटी का इन टीचर एजुकेशन, ठीक है, बात समझ में आई। फिर तीसरी चीज आती है यहाँ पे, ये हो गया। फिर आता है एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या आता है? एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक, जब हम एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाते हैं, तीन एस्पेक्ट होते हैं टीचर एजुकेशन के आपके। पहला हु मतलब टीचर, हु मतलब टीचर या फिर एजुकेटर, ठीक है। फिर आता होम, किसको पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। होम किसको, स्टूडेंट को पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, कंटेंट पढ़ाएगा, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करेगा, ठीक है, वो हाउ में आता है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, W3H, ठीक है, ये क्या है, एस्पेक्ट है आपके टीचर एजुकेशन के। W3H, W stands for teacher, W stands for home, sorry, W stand for who, W stand for home, W stand for what, and H stands for how। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो हु का मतलब टीचर, होम का मतलब स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके। ये बातें समझ में हुई, स्कोप समझ में आ गया ना। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है हमारे टीचर एजुकेशन करिकुलम का, ठीक है, टीचर एजुकेशन करिकुलम का क्या स्ट्रक्चर है हमारा। जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं टीचर एजुकेशन के तो तीन, ठीक है, तीन पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बीएड में आप लोगों ने देखा होगा टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम होता है उसका स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन कोर्स होता है, पेडागोजिकल कोर्स होता है, इंटर्नशिप होती है। जब फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएड के फर्स्ट सेम में, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, तो ये फाउंडेशन कोर्स में आता है। फिर आता है पेडागोजिकल कोर्स। पेडागोजिकल कोर्स लाइक मेरा जैसे साइंस था, ठीक है, तो मैंने मैथ और साइंस की पेडागोजी पढ़ी, ठीक है, उसकी जो पेडागोजिकल पेडागोजी थी उसको पढ़ा, तो ये पेडागोजिकल कोर्स के अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है इंटर्नशिप, जो आपका 4 मंथ का इंटर्नशिप होता है वो आता है। ये पूरा करिकुलम है आपका, स्ट्रक्चर है टीचर एजुकेशन का, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं। दो तरीके के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, एक होता है प्री सर्विस, एक होता है इन सर्विस, ठीक है। प्री सर्विस क्या है, जो आप लोग बीएड करते हो, ठीक है, जो आप लोग बीएड है, बीएलएड है ना, और एमएड है, ये सब क्या है, प्री सर्विस के अंदर आता है। इन सर्विस के अंदर क्या आता है, ड्यूरिंग द जॉब, ठीक है, ये कब होता है, ड्यूरिंग द जॉब, ये बिफोर द जॉब है, ठीक है, जॉब में एंटर करने से पहले ये होता, प्री सर्विस दी जाती है। और इन सर्विस आपको ड्यूरिंग द जॉब दी जाती है, ठीक है। प्री सर्विस में क्या आता है आपका, प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, ये सारी चीजें आती हैं। इन सर्विस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग and continuing their education, ठीक है, and other educator which commences after initial professional education is over and leads to the improvement of professional competencies of educator all throughout their careers। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो इन सर्विस जो होती है वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं सो दैट उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके अलावा उनके लिए कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं ड्यूरिंग द जॉब, ठीक है, जिससे उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो ये इन सर्विस के अंदर आता है। जैसे आपकी रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, सॉरी ओरिएंटेशन तो इसमें आएगा, रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है, ये इन सर्विस के अंदर आते हैं। फिर इसी में इंडक्शन फेज आता है। इंडक्शन फेज क्या होता है, पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इंडक्शन फेज में क्या होता है,
ओवरऑल जब भी आप किसी कॉलेज में एंटर करते हो, ठीक है, एज अ टीचर या फिर जब वहाँ पे रिक्रूट होकर जाते हो, तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इंडक्शन फेज होता है कुछ दिन का, जिसमें आपको कॉलेज से, उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जो भी अपॉइंटेड टीचर है, ठीक है, उसको फैमिलियर कराया जाता है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। जब भी आप न्यूली अपॉइंटेड होके कहीं पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बताया जाता है ना कि हमारे कॉलेज में ये एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म होती है, साल में ये चीज 2 बार होती है, यहाँ पे इतने स्टाफ मेंबर हैं, इस पीरियड में ये होता है, ठीक है। तो पूरा आपको बताया जाता है कि हाँ, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे, इस दिन में ये होता है, इस दिन गेम्स पीरियड होता है, इस दिन यहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एनुअल प्रोग्राम होता है, फेट होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा ये हमारी लैब यहाँ पे है, ये हमारा फिजिक्स का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे, मतलब आपको पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, और इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस चल रही है, एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के बारे में आपको इंडक्शन फेज के दौरान आपको समझाया जाता है वहाँ पे, ठीक। इंडक्शन फेज होता, इससे क्वेश्चन पूछे हुए इस पॉइंट से आपसे, ठीक है। इंडक्शन फेज में क्या क्या होता है, टू एक्वेंट अ न्यू टीचर विद द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी। यहाँ पे उसको, जो भी न्यू टीचर है, उसको समझा बताया जाता है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज है, ठीक है। टू एक्वेंट हिम विद हिम और हर विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जनरल उसकी और स्पेसिफिक ड्यूटीज है उसको बताया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बताया जाता है। टू इन्फॉर्म हिम अबाउट इक्विपमेंट, मटेरियल एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया, उसको लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, लैब्स के बारे में बताएंगे, है ना, कोई जो गेम्स वाला रूम होगा, ऑडिटोरियम होगा, उन सब के बारे में यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावा टू प्रोवाइड हिम हेल्प इन द कंडक्ट ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आ जाओ विजन, ठीक है। जब हम विजन की बात करते हैं, इन करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटी एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स, जब हम बात करते हैं एनसीटी की, ठीक है, जब एनसीटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, एनसीटी क्या है, एक एपेक्स बॉडी है, क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। एनसीटी इज कमिटेड टू इनिशिएट सुटेबल मेजर्स टू मेक टीचर एजुकेशन रिस्पॉन्स टू वेरियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब एनसीटी को नेशनल, ये जो टीचर ये एनसीटी है, इसको ये क्या करती है, जो भी सुटेबल मेजर्स होते हैं रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, उसके रिगार्डिंग ये काम करती है। एनसीईआरटी क्या करती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द स्ट्रक्चर एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम must provide an understanding of issues, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो स्ट्रक्चर और विजन होना चाहिए टीचर एजुकेशन करिकुलम का, वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, उसका मतलब प्रोवाइड करे, अंडरस्टैंड करे जो भी इश्यूज है टीचर एजुकेशन के करिकुलम में। इट रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस लर्निंग द नेचर ऑफ नॉलेज एंड स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन। क्या विजन है एलिमेंट्री पे, सेकेंडरी पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। जब हम एलिमेंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे टीचर मस्ट पजेसेस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मैथ एंड नेचुरल साइंस, इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीचर मस्ट अवेयर ऑफ द मेजर पर्पस प्रॉब्लम ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पे टीचर्स के पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की, मैथ्स की, नेचुरल साइंसेस की, उसके अलावा मेजर प्रॉब्लम क्या है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसके बारे में टीचर्स को अवेयर होना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज में अगर बात करें, तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए जो हमारे एडोलसेंट है वो कैसे सीखते हैं, उन्हें हमें कैसे सिखाना चाहिए, ठीक है, कैसे उनको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देनी है कंसेप्ट की। फिर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चों के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, नेशनल और पैट्रियोटिज्म की जो वैल्यूज है उसको उनके अंदर डेवलप कराना है, लर्नर्स को अवेयर कराना है, फिलोसफिकल जो फिलोसफी, अवेयर ऑफ द फिलोसफी पर्पस एंड उसकी जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसकी जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज है, उसका फिलोसफिकल पर्पस क्या है, बेसिस क्या है, उन सब के बारे में उसको अवेयर कराना, वो हायर स्कूल सेकेंडरी स्टेज के अंदर आता है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शनल अप्रोच के अंदर। जब ट्रांजेक्शनल अप्रोच में आते हैं, तो 3 तरीके की अप्रोचेस हैं आपकी, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोजिटरी क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। टीचर यहाँ पे क्या करता है, कंटेंट को एक स्पेसिफिक मैनर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। यहाँ पे मैक्सिमम रोल किसका होता है, टीचर्स का होता है,
ठीक है, ज्यादा टाइम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है, यहाँ पे टीचर्स दे रहे होते हैं और बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। टीचर का जो रोल होता है यहाँ पे एक्टिव होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है। बच्चे यहाँ पे पैसिव फॉर्म में होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव करते हैं। तो ये क्या है, एक्सपोजिटरी, मतलब टीचर ने क्या किया, एक्सपोज किया किसी सिचुएशन को, किसी कंसेप्ट को। फिर आते हैं कोलैबोरेटिव। जब हम कोलैबोरेटिव, अच्छा हाँ, इसका एग्जांपल देख लो, लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट बुक है एंड वीडियोस है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलैबोरेटिव पे। जब कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप लर्निंग होती है, मतलब एक साथ मिलकर के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक साथ मिलकर एक ग्रुप में लर्निंग होती है। एक से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है इसके, ठीक है। जिक्सॉ स्ट्रेटजी है, पीयर एडिटिंग है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है, पीयर टीचिंग है, थिंक पेयर शेयर होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडीज है, सिमुलेशंस हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी है, कोल्बे ने दी है। किसने दी है, कोल्बे ने दी है। एक्सपोजिटरी किसने दी है, डेविड ऑशुबेल ने दी। अब इन सब के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डेविड ऑशुबेल ने एक्सपोजिटरी लर्निंग दी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कोल्बे ने की है। कोल्बे ने 4 लर्निंग, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 लर्निंग साइकिल बताए हैं और 4 लर्निंग स्टाइल बताए हैं, समझ रहे हो, 4 लर्निंग साइकिल बताए हैं और 4 लर्निंग स्टाइल बताए हैं। लर्निंग साइकिल क्या बताए हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, reflective observation of the new experiences, abstract conceptualization and active experimentation, ठीक है, and एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो कैसे ये क्या हो गया, सी कंक्रीट, आर रिफ्लेक्टिव, ए एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्टिव। 4 स्टाइल में क्या क्या बोला इन्होंने, डाइवर्जेंट, एसिमिलेशन, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो ये आपको याद होनी चाहिए, 4 लर्निंग साइकिल्स होती हैं, ठीक है। कितनी लर्निंग साइकिल्स होती हैं, 4 लर्निंग साइकिल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कंक्रीट, ठीक है, फिर रिफ्लेक्टिव, ठीक है, कंक्रीट, फिर रिफ्लेक्टिव, फिर अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, फिर एक्टिव, फिर एक्टिव, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कार, ठीक है। वैसे कार की स्पेलिंग होती नहीं है, बट याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कार, ठीक है, याद रहेगा, ठीक, कार, ठीक, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड एक्टिव, ठीक है, याद रहेगा। आपका जैसे ये अपोजिट अपोजिट पे है, आपने देखा ना, ये ईस्ट वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जब हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो इसको एक पेयर बना लो, का, ठीक है, आर, ठीक है, का और आर एक साथ होते हैं। ये आर क्या है, एक साथ है, का एक साथ है। तो याद रहेगा कि ऐसे इनको यहाँ पे हमें लगाना है। अपनी कॉपी में जब भी क्वेश्चन आए इस तरह से बना लो, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक। अब इनकी 4 लर्निंग स्टाइल है। 4 लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी है, 4 लर्निंग स्टाइल इनकी कौन कौन सी है, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग, जस्ट अ सेकंड, एक मैसेज डाल दूं, बार बार कॉल आ रहा है। हाँ, हम्म, कितने का ऑर्डर कर दो, हम बाद में देख लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। हाँ, ये क्या है, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो ये जो हम लोग ने पढ़ा है कार, वो क्या है, आपका लर्निंग साइकिल्स है, वो क्या है, 4 स्टेज लर्निंग साइकिल्स है। और ये जो डाइवर्जिंग, एसिमिलेशन, कन्वर्जिंग और एकोमोडेटिंग है, ये क्या है, आपकी लर्निंग स्टाइल है, ठीक। अब आपने ये अपना फिक्स कर लिया, ऐसे करके ये का एक साथ हो गया और आर एक साथ हो गया, लर्न करने के लिए मैं समझा रही हूँ इसको, ठीक। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लर्निंग स्टाइल को फिट कराना है, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, लर्निंग स्टाइल को फिट कराना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ये डाइवर्जिंग, ठीक है, जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। इसका मैंने इमेज भी आपको शायद टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, विद एग्जाम्पल वहां पे मिल जाएगा आपको, देखिए। इससे एग्जाम्पल्स, एक सेकेंड रुको, मैंने शेयर कर रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वो इमेज नहीं लगाई, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लूँ कि मैंने यहाँ पे,
और कोशिश करना ये वो जो कोलबे की ये एक्सपीरियंस लर्निंग है, इसका पहले ही एक बार खुद से कॉपी में बनाना। जब एक बार खुद से कॉपी में बना लोगे ना, तो दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, आपको कभी नहीं जाएगा फिर ये। ठीक है, मुझे ऐसे याद है मैंने इसका आपको एग्जाम्पल्स एक्चुअली शेयर किए थे, यहाँ पे मैंने वो चीज लगाई नहीं है, मैं देख लूँ एक बार तो फिर। जैसे ये डाइवर्जिंग है, ठीक है, फिर एसिमिलेटिंग है ना, ऐसे इनके ही कुछ एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इमेज मैंने लगाया नहीं, एक कोऑपरेटिव लर्निंग, इतनी सारी इमेजेस से ढूंढना पड़ेगा इसको। मुझे ऐसा याद है कि मैंने शेयर किया हुआ है, यहाँ पे शेयर किया है कहीं और, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होता है ये चीज़। अच्छा, जो लोग टेलीग्राम पे हो एक बार फाइल्स में जाके चेक कर लेना, मैंने बहुत सारी चीजें इमेजेस के फॉर्म में शेयर कर रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, जो मैं दोबारा से अभी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम पे हो, प्लीज जाके फाइल सेक्शन को एक बार चेक करना। ठीक है, पता नहीं या तो मुझे जल्दबाजी में दिख नहीं रही है, चलो मैं एक बार देख लूंगी, मैं इसको शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं जब डिटेल कंसेप्ट ये रहा, आई थिंक ये यही है क्या, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैंने शेयर कर रखा हुआ है टेलीग्राम पे, आप लोग देखना। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंसेस की, तो ये कौन सा साइड होता है आपका, ये साइड होता है आपका फीलिंग का। क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो इस इमेज में नहीं था, फीलिंग का। ठीक है, और ये जो साइड होता है ये किसका होता है, थिंकिंग का। समझ रहे हो, और ये जो होता है, ये साइड जो होता है, ये होता है आपका वॉचिंग का। ठीक है, और ये होता है डूइंग, ये डूइंग फंक्शन है। ठीक है, ये डूइंग फंक्शन याद रहेगा, ये फीलिंग फंक्शन है, ये आपका थिंकिंग फंक्शन है। फीलिंग और थिंकिंग एक साथ आएगा, वॉचिंग और डूइंग एक साथ आएगा, वॉचिंग और डूइंग एक साथ आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हम लोग इस वाले की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एसी की, किसकी बात करते हैं, एसी की, तो एसी में क्या आता है आपका, एसी में आपका डूइंग आता है, समझ रहे हो, और क्या आता है, फीलिंग आता है। ठीक है, एसी में क्या आता है आपका, डूइंग आता है और आपका फीलिंग आता है, मतलब आप फील करते हो और उसको करते हो। ठीक है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आप करके देख रहे हो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है आपकी। ठीक, फिर हम आते हैं सीआर पे। ठीक है, ये सीआर मैंने डिटेल में जब कंसेप्ट कराया था वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस भी कर रखा है। जब सीआर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, फीलिंग एंड वॉचिंग। आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आता है, फील और वॉच। ठीक है, फील और वॉच। ठीक, फील और वॉच करने का मतलब क्या है, देखो ये हो गया एकोमोडेटिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डूइंग और फीलिंग आ रहा है। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग की बात की जा रही है, फील और वॉच मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात। फिर आ जाओ यहाँ पे एसिमिलेटिंग वाले में। एसिमिलेटिंग में क्या हो रहा है, आप ए आर, एसिमिलेटिंग में ए आर, मतलब यहाँ पे एसिमिलेट कर रहे हो, मतलब थिंक कर रहे हो, फिर वॉच कर रहे हो, मतलब पहले वॉच आपने देखा फिर उस पर थिंक किया। ठीक, तो ये हो गया। फिर आता कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग में क्या होगा, डूइंग फंक्शन होगा आपका और थिंकिंग फंक्शन होगा। तो ये कॉपी में आपको बनाना पड़ेगा पहले एक बार। ठीक है, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यही आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हुए हैं। तो ये क्या था, कोलबे का लर्निंग स्टाइल था, और ये लर्निंग स्टेजेस थी 4 साइकिल में। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, क्या, ए सी, सी आर, ए आर और ए। ठीक है, अब आज इसके अलावा कोलबे ने दो कंटिन्यूम की बात की थी। दो कंटिन्यूम कौन से, ईस्ट वेस्ट एक्सिस, यही है जो कंटिन्यूम की बात, ईस्ट वेस्ट एक्सिस और नॉर्थ साउथ एक्सिस। ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस और नॉर्थ साउथ एक्सिस। जब ईस्ट वेस्ट की हम बात करते हैं, है ना, जब हम ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ ये क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यूम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये क्या है, प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस है। जहां पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, वॉच करते हो। ठीक है, और
डूइंग, ये दो फंक्शंस आते हैं। ठीक, ये एक तरीके की अप्रोच टास्क होती है। ये एक तरीके की कौन सी टास्क होती है? अप्रोच टास्क होती है, जहां पे आप एकोमोडेट करते हो। यहाँ पे एकोमोडेटिंग होता है, और इस वाले में जब देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एक मिनट, एसिमिलेटिंग। अच्छा, ये तो चारों में, ठीक है, इसको रहने दो, ये मत, उसको ऐसे याद करो। ये डूइंग फंक्शन हो गया, ये वॉचिंग फंक्शन हो गया। ठीक, फिर नॉर्थ साउथ में जब हम लोग आते हैं तो नॉर्थ साउथ क्या है आपका? परसेप्शन। यहाँ पे परसेप्शन आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका? परसेप्शन। क्या आप फील करते हो, क्या आप थिंक करते हो, है ना? क्या आप फील करते हो, क्या आप थिंक करते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आता है। तो याद रहेगा हमारे इमोशंस, हमारे रिस्पॉन्स, हम कैसे थिंक करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक, समझ में आएगी। इस वाले पिक्चर को एक बार अपने आप से कॉपी में बनाना, एक बार अपने आप से कॉपी में बनाओगे, 1 से 2 बार बनाओगे, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यूनिट पे, सॉरी, यूनिट 4 के बी सेक्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज बेस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। शलमैन के बारे में, डेंग लुइक के बारे में, हेबरमास के बारे में, है ना। फिर उसके बाद अलावा मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। जब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन की, तो ये क्या है? एक तरीके का नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन इज लिंक्ड टू अ प्रोफेशन रिलेटेड टू इनसाइट relevant for teaching profession. This knowledge is required for teacher activities. मतलब ये नॉलेज बेस क्या है? यहाँ पे नॉलेज एक बेस की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो नॉलेज है वो एज अ बेस यूज किया जा रहा है हमारे टीचर एजुकेशन में। जो हमारी टीचर एजुकेशन की एक्टिविटीज हैं उसके लिए रिक्वायर्ड भी है। टीचर प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी एडेड टू नॉलेज बेस। जो टीचर की प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको हमें नॉलेज बेस में ऐड करना चाहिए अलोंग विद द फॉर्मल नॉलेज। ठीक है, उसके पास जो भी फॉर्मल नॉलेज है, ठीक है, उसमें टीचर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इट शुड बी एडेड टू द नॉलेज बेस। टीचर्स नॉलेज मे बी डिफरेंट ड्यू टू देयर डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। हो सकता हो टीचर की डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज हो, कोई टीचर कुछ के पास कुछ फिलोसफी की नॉलेज हो, कोई टीचर के पास साइकोलॉजी की नॉलेज हो, क्योंकि उन लोगों का हो सकता है एक कुछ टीचर्स के पास फिलोसफी को ही लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हो, क्योंकि उन सबका डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहा है। तो वो क्या करेंगे, जब आप 4 टीचर से मिल रहे हो तो 4 टीचर्स की आपको नॉलेज वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे accumulated knowledge and know how of teacher develop from experience which form basis for dealing with daily situation। ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो क्या है? रीजन आउट करना। नॉलेज का मेन फंक्शन क्या होता है? रीजन आउट करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, जिससे हम जो भी डिलेमास को फेस कर रहे हैं उससे हम निकल पाए। कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग, ये सारी चीजें। तो पर्सनल और यूनिक बेस्ड होता है जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होता है, या फिर उसके जो हमारे जो एक्शंस के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो नॉलेज बेस क्या है? हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे टीचर्स की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनकी फॉर्मल नॉलेज के साथ ऐड होती है। ठीक है, अब नॉलेज जब बेस होता है वहां पे तीन बेसिस आते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट का नॉलेज, नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड करिकुलम गोल्स। ठीक है, नॉलेज ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में। दूसरी नॉलेज किसकी बात की जा रही है? जो बच्चा है, आपका बच्चा कौन से सोशल कॉन्टेक्ट से निकल के आया है, ठीक है, उसका बच्चे का उनको पूरा बच्चे के बारे में उनको समझ होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके सोशल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड उसकी उसको समझ होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ा रहा है उसके करिकुलम गोल्स क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं शलमैन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? शलमैन की बात करते हैं। अब देखो, जब शलमैन की यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, इन्होंने 4 ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रोफेशन के बारे में बात की थी, जहाँ पे इन्होंने बोला था पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एंड मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। ये बात समझ में आई? उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात की थी जो एक टीचर के अंदर होती है, जो उसके एक्शंस को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसमें उसकी कंटेंट नॉलेज आती है, उसकी जो जनरल पेडागोजिकल नॉलेज होती है, या अब लर्नर की जो साइकोलॉजी है ना,
पेडागोजिकल जो कंटेंट नॉलेज है, उसके अलावा करिकुलम नॉलेज है ना, ये सारी चीजें क्या है, टीचर के जो एक्शंस होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। नॉलेज ऑफ एम, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज जो एक टीचर पजल्स करता है, विच विल इन्फ्लुएंस देयर एक्शन, जो उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब शर्मन ने चार ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रोफेशन में बात की, जहाँ पे उसकी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हो गई, कंटेंट नॉलेज हो गई, पीके, सीके, पीसीके, है ना, कैसे याद रखोगे, पीके, सीके, पीसीके और पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है, और पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पेडागोजिकल पीसीके की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, ये पीसीके, ठीक है, ये दोनों, ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपका पेडागोजिकल नॉलेज आता है और यहाँ पे आपका कंटेंट नॉलेज आता है, ठीक है। अब ये पीके क्या है, पीके क्या है, पीके क्या है, पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज रेफर करता है किस चीज को, स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ टीचर, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है। जब भी आप पेडागोजिकल जैसे आपका साइंस की पेडागोजी पढ़ते हो, है ना, मैथ्स की पेडागोजी पढ़ते हो, तो ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है टीचर की फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या रेफर करता है, स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ टीचर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है आपका, लर्निंग हाउ टू डिजाइन इंगेजिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। यहाँ पे टीचर, आप जैसे साइंस की पेडागोजी मैंने पढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे मैं अपने बच्चों को इंगेज कर पाऊंगी अपनी साइंस की क्लास में, ठीक है। ये जो हमारी साइंस की क्लास है, वहां पे मुझे अपने बच्चों को कैसे इंगेज करना है, सो दैट बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा मैं एक्टिविटी करा पाऊँ, सेल्फ रेगुलेशन करा पाऊँ, सेल्फ रेगुलेट करा पाऊँ, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर आता है कंटेंट। जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लाइक साइंस, अब ये जो साइंस का कंटेंट है, मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जिसको टीचर को टीच करना है, ठीक है, जो मुझे साइंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे उसका जो नॉलेज है, जो मुझे बच्चों को पढ़ाना है, वो आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स का यूज कर सकती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज रेफर किस चीज को करता है, हाउ ऑफ टीचिंग, ठीक है, हाउ ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम कैसे बच्चों को इंगेज करेंगे अपनी क्लास में, लर्निंग हाउ टू डिजाइन इंगेजिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। यहाँ पे कंटेंट की जो नॉलेज है उसको देखते हैं, और यहाँ पे हाउ ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाउ ऑफ टीचिंग। एंड कंटेंट नॉलेज यहाँ पे क्या बताती है, व्हाट ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो हमारी पेडागोजिकल नॉलेज है, पीके क्या बताती है, हाउ ऑफ टीचिंग, एंड सीके बताता है व्हाट ऑफ टीचिंग, ठीक है, व्हाट ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम रेपर्टोयर एनालॉजीज हैं, इलिस्ट्रेशंस है, एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, इन सब का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेपर्टोरी ऑफ एनालॉजीज मतलब जो भी टीचिंग आइडियाज हैं, एक्टिविटीज का उसको रिपीटेशन कराना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक साइकिल में चलता है, किसमें चलता है, एक साइकिल में चलता है मैडम, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्शन देने के बाद इवैल्यूएशन करोगे, इवैल्यूएशन करने के बाद आप रिफ्लेक्शन देखोगे, ठीक है, और उसके बाद भी आपने जो भी रिफ्लेक्शन देखा, फिर उसके बाद जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, अकॉर्डिंगली आप न्यू कॉम्प्रिहेंशन फिर से उसे बताओगे वहां पे, ठीक है। तो न्यू कॉम्प्रिहेंशन, तो नया यहाँ पे स्केल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, है ना, फिर क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर इवैल्यूएशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फिर न्यू कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ये क्या है, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। अब डेंग लुईक की बात करते हैं। डेंग लुईक की जो है, वहां पे इन्होंने तीन कंसेप्ट की बात की थी, डीपीई, किसकी बात की थी, डीपीई, तीन कंसेप्ट के बारे में बात की थी, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। डिसिप्लिनरी क्या है, द टीचिंग प्रोसीजर मस्ट फॉलो अ डिसिप्लिन टू प्रोपोगेट द नॉलेज इन द क्लासरूम। मतलब जो भी टीचिंग प्रोसीजर का आप यूज कर रहे हो, इट मस्ट फॉलो अ डिसिप्लिन,
ठीक है, वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करे अपनी नॉलेज को क्लास में प्रोपोगेट कराने के लिए। प्रैक्टिकल मतलब हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उस पर ज्यादा यहाँ पे फोकस कराना है रदर देन द थ्योरेटिकल नॉलेज। एक्सपीरियंशियल नॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं तो जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है जब किसी बच्चे को आप एक्सपीरियंस करके कोई चीज सिखाते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस उसे देते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हो, तो वो चीज उसको लॉन्गर टाइम तक याद रह जाती है। तो ये चीज है यहाँ पे। फिर हैबरमास की बात करते हैं। हैबरमास ने कई सारी चीजों के बारे में बात की थी। जो ये जो हैबरमास एक जर्मन फिलोसोफर हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म। इन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए बात की थी, सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात नहीं की थी। ही वर्क फॉर होल सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर वन एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है, इन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए काम किया था। ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनली फिलोसफी इंटरनेशनली इनके काम को यूज किया गया है फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में और एजुकेशन में। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। उसके अलावा इन्होंने थ्योरी भी एक दी थी। अब ये जो नए जो टर्म्स हाईलाइटेड है वो आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थ्योरी कौन सी दी थी, कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन करके इन्होंने थ्योरी दी थी, जहाँ पे ये जो थ्योरी है वो बेस्ड किस चीज पे, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सोशल ऑर्डर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ एक्टर्स। जो सोशल ऑर्डर्स हैं वो अल्टीमेटली किस चीज पे डिपेंड करते हैं, जो एक्टर्स हैं, ठीक है, वो उनकी कैपेसिटी पे, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज देयर इंटर सब्जेक्टिव वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट क्लेम्स ऑन विच सोशल कॉर्पोरेशन डिपेंड्स, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 3 प्राइमरी जेनरिक कॉग्निटिव एरियाज के बारे में बात की थी, ठीक है, इन्होंने हैबरमास से डिफरेंशिएट किया था, बताया था एक्चुअली 3 प्राइमरी जेनरिक कॉग्निटिव एरियाज, 3 प्राइमरी जेनरिक कॉग्निटिव एरियाज। अब ये जो 3 प्राइमरी जेनरिक कॉग्निटिव एरियाज हैं वो क्या है, इन विच ह्यूमन इंटरेस्ट जनरेट नॉलेज, जिसमें जो ह्यूमन इंटरेस्ट है वो नॉलेज को जनरेट करता है, ठीक है। जिसमें इन्होंने उसको, इस थ्योरी को क्या बोला, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, क्या बोला, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट बोला, जिसमें इन्होंने टीपीई की बात की, किसकी बात की, टीपीई की बात की, टेक्नोलॉजिकल कॉग्निटिव इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, मतलब जो ह्यूमन, ये क्या है, ये जो 3 प्राइमरी जनरिक कॉग्निटिव एरियाज हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेस्ट जनरेट करता है नॉलेज को, ठीक है, इसको इन्होंने कौन सी क्या नाम दिया, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, जिसमें टेक्निकल कॉग्निटिव इंटरेस्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है और इमेंसिपेटरी या फिर कॉग्निटिव इंटरेस्ट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, इसी को ही, ये जो नॉलेज है आपके, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट एरियाज हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल बोलते हैं, हर्मेनेउटिक बोलते हैं और क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल बोलते हैं। एनालिटिकल मतलब आपका क्या है, इंपीरिकल नॉलेज, ठीक है, इंपीरिकल। हर्मेनेउटिक जो हो गया आपकी, जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है। और फिर आता है क्रिटिकल मतलब इमांसिपेटरी, ठीक है, टीपीई, टी पी और ई, समझ में आया, टीपीई, ठीक। टी मतलब empirical interest can be best be served through some aspect of science और टेक्नोलॉजी, मतलब हम बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको empirical नॉलेज दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे इसके एग्जांपल क्या है आपके, नेचुरल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है ना ये। फिर हर्मेनेउटिक की अगर बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, खुद को उस हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल प्लेस में खुद को हम लोग पुट करके देखते हैं, अपने आप को प्लेस करके देखते हैं उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, मतलब उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए हम उस सिचुएशन में खुद को डाल कर देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज इन टर्म्स ऑफ हर्मेनेउटिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। फिर आता है इमेंसिपेटरी मतलब क्रिटिकल, जो सेल्फ नॉलेज या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट इज वन विच सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द करंट कंडीशन वेयर थ्रू, हम यहाँ पे जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये देखो पूरा एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब इस चार्ट को समझो। जब नॉलेज की बात करते हैं क्रिटिकल, हर्मेनेउटिक और एनालिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल का कौन सी नॉलेज है आपकी, इमेंसिपेटरी नॉलेज है। हर्मेनेउटिक आपकी हिस्टोरिकल, सॉरी ये इंटरेस्ट है आपके, और ये इंपीरिकल इंटरेस्ट है। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें, अब जब हम क्रिटिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे नोइंग व्हाई, ठीक है, जो एग्जाम्पल हो सकते हैं मार्क्स और फ्रॉइड की जो एग्जाम्पल्स है ना, इनकी जो थ्योरीज है वो यहाँ पे आएंगी। हर्मेनेउटिक में नोइंग हाउ,
ठीक है, हाउ को हम लोग जानते हैं यहाँ पे, जिसमें ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, ये सारी चीजें आती है। एनालिटिकल की बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल साइंसेज आते हैं, जहाँ पे नोइंग दैट की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है। एक तरीके का प्रोसेस है सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, सेल्फ इवैल्यूएशन का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं, सेल्फ का रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपने एक्शंस का रिफ्लेक्शन देखते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम कौन सी स्टाइल को पढ़ा रहे हैं उसका पूरा रिफ्लेक्शन देखते हैं, हमारे टीचिंग का रिफ्लेक्शन देखते हैं, थिंक करते हैं। ठीक है, हमने ये इस टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज किया तो क्यों किया है, ठीक है, इसके क्या कैसे मैं इफेक्टिव तरीके से और इसको पढ़ा सकती हूँ, इम्प्रूव करा सकती हूँ। हम अपने ही काम के बारे में यहाँ पे थिंक करते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। और ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम क्यों करते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग करते हैं हम अपने टीचिंग लर्निंग को सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। जब मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अब इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या होता है, सिंटेक्स होता है, सोशल सिस्टम होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है और इंस्ट्रूमेंटल या फिर नर्चरेंट इफेक्ट होता है। याद होने चाहिए, सीरीज में लगाने के लिए आता है। ठीक है, SSP SAI, ठीक है, SSP सही, SSP सही ऐसे करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है। ठीक, अब इसके यहाँ पे जब बात करते हैं, 4 फैमिलीज ऑफ मॉडल है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, पर्सनल मॉडल है, सोशल इंटरैक्शन मॉडल है और बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन मॉडल है। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, तो जिसमें ये जितने भी मॉडल, अब सबको हमको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर डिटेल में देखना है तो इसके कंसेप्ट पे जाइए। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, एकाध नॉलेज के एकाध मॉडल के बारे में यहाँ पे पता हो वो ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कौन से मॉडल किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इंडक्टिव थिंकिंग आती है, साइंटिफिक इंक्वायरी आती है, कुछ मॉडल को मैंने आगे डिस्कस किया, कंसेप्ट अटेनमेंट आता है, कॉग्निटिव ग्रोथ आता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर आता है, मेमोरी आता है। आपको रटा होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में ये सारी चीजें आती है। सोशल इंटरेक्शन में ग्रुप इन्वेस्टिगेशन आता है, सोशल इंक्वायरी आता है, लेबोरेटरी मेथड आता है, जीरो प्रूडेंशियल कई बार पूछा हुआ है ये मॉडल, रोल प्लेइंग, सोशल सैमुलेशन। पर्सनल मॉडल में नॉन डायरेक्टिव जो टीचिंग होती है कार्ल रॉजर्स ने दी, अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गई, साइनेटिक्स मेथड्स क्या होते हैं, कंसेप्चुअल सिस्टम क्या होते हैं, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके दोनों। ठीक है, क्लासरूम जो मीटिंग्स होती हैं, फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसे BF स्किनर ने दिया था, मैनेजिंग बिहेवियर हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, एंजाइटी रिडक्शन हो गया, है ना, सैमुलेशन हो गया, डायरेक्ट टीचिंग हो गया, असर्टिव ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज है, मतलब 4 फैमिलीज हैं आपकी मॉडल्स में। ठीक है, 4 फैमिलीज हैं यहाँ पे, इन फैमिलीज के अंदर भी मॉडल्स हैं आपके। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करते हैं, तो ये कैसा मॉडल है, ये कॉग्निटिव, ठीक है, ये कॉग्निटिव मॉडल है, जहाँ पे हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा रहे होते हैं, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होता है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, वो ये क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा रहा होता है। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मास्टरी ऑफ द मेथड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, जो भी मेथड ऑफ इंक्वायरी उसे मास्टरी करना, मास्टरी ऑफ एकेडमिक कंसेप्ट एंड फैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, लाइक रीजन करना, थिंक करना, लॉजिक थिंकिंग करना। ठीक, अब मॉडल्स जो हैं जो बिलोंग करते हैं इसको, ठीक है, कौन कौन से मॉडल हैं आपके, अब यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, प्राइमरली इसको जो डेवलप करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के लिए। ठीक है, डेवलप फॉर द इंडक्टिव रीजनिंग। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है, यहाँ पे क्या होता है, दिस मॉडल इज डिजाइन टू इंक्रीज इफिशिएंसी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज टू एब्जॉर्ब रिलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज। और इसे दिया किसने है, डेविड ओशुबल ने दिया है। ठीक है, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल किसने दिया है, हिल्डा टाबा ने दिया है। यहाँ पे इंडक्टिव मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक, कॉग्निटिव जो ग्रोथ मॉडल है ये किसने दिया है, ये आपकी जीन प्याजे ने दिया है, जहाँ पे मतलब स्टेजेस में बात की गई है, जो डेवलपमेंट होता है स्टेजेस में होता है। इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है, ये क्या है, दिस मॉडल टीच स्टूडेंट द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी।
ठीक है, इन अ डिसिप्लिन वे। फिर मेमोरी मॉडल आता है, फिर बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल आता है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, इंडिविजुअल का अपनी एक सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो आता है, ठीक है। प्राइमरी गोल्स क्या है, प्राइमरी गोल्स क्या है, टू ट्रेन स्टूडेंट वर्क टुगेदर। प्राइमरी गोल्स क्या है, बच्चों को एक साथ काम करना सिखाना। टू इंक्लूड पर्सनल, इनकलकेट पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज, उनके अंदर पर्सनल और सोशल वैल्यूज को इनकलकेट करना। डेवलप करना स्किल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशन, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना जिससे वो अपने ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन कर पाए। तो ये होता है सोशल इंटरेक्शन फैमिली। इनमें से कौन कौन से आते हैं, ग्रुप है आपका, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है, रोल मॉडल है, ज्यूरिप्रूडेंशियल है, लेबोरेटरी है, सोशल साइमुलेशन है और सोशल इंक्वायरी है। फिर आते हैं पर्सनल मॉडल। जब पर्सनल मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल के पर्सनल डेवलपमेंट से ये ज्यादा एम्फेसाइज करता है। प्राइमरी गोल क्या है, बच्चों को समझना, ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है इसका, बच्चों को समझना, ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ उनके अंदर डेवलप करना, बढ़ाना, ठीक है। उनका हेल्प करना स्टूडेंट को सो दैट वो अपने इमोशंस को रिफाइन, मतलब अपने इमोशंस को बता पाए रिफाइन तरीके से, ठीक है। फॉस्टर करना स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी। और इनके अंदर जो जो फैमिलीज आते हैं कौन सी है, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल है, साइनेक्टिक मॉडल है, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल है और क्लासरूम मीटिंग मॉडल है। फिर आते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल के अंदर। जब बिहेवियरिस्टिक मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे चेंज, हम जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ठीक है, इट इम्फेसिस ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर। इस चीज पे जो लर्नर का जो बिहेवियर है उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, इस चीज पे ये इम्फेसिस करता है। ये टू इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल का यूज करते हैं टू मास्टर टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेस है, ठीक है, मास्टर टेक्निक्स का यूज करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे डेवलप करना, लीडरशिप क्वालिटीज को फोस्टर करना। स्पेसिफिक गोल क्या है, मास्टर टू मास्टर द टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, है ना, टू डेवलप अ कॉम्पिटेंसी टू अडॉप्ट द बिहेवियर स्टाइल टू फोस्टर द लीडरशिप क्वालिटीज। कौन कौन से मॉडल आते हैं, एंजाइटी आता है, असर्टिव आता है, मैनेजिंग बिहेवियर आता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आता है और रिलैक्सेशन आता है। कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं यहाँ पे हम, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है तो वो क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पे जो एजुकेशन होती है इट बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड कॉम्पिटेंसीज, पहले से डिटरमाइन कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जिनका फोकस किस पे होता है, आउटकम्स पे होता है, ठीक है। ये इसका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है किस पे होता है, आउटकम पे फोकस होता है, मास्टरी पे फोकस होता है इनका, ठीक है। ये और इनके पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। फिर आते हैं इसमें 4Ds आते हैं, ठीक है। 4Ds कहने का मतलब क्या है, इसी के अंदर आते हैं डिजाइन, ड्रीम, डेस्टिनी एंड डिस्कवरी, ठीक है। जब हम डिजाइन की बात करते हैं यहाँ पे 4Ds में, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग द डिलीवरिंग प्रपोज डिजाइन, मतलब हम कैसे जो हमने डिजाइन किया उसको इम्प्लीमेंट करना, डिलीवर करना, है ना। ड्रीम, पहले तो यहाँ पे ड्रीम आएगा, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी और डिस्कवरी। इमेजिन करना, ठीक है, क्या होना चाहिए, फिर उसको डिजाइन करना पूरी तरीके से, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। फिर डेस्टिनी, क्या करना, उसको डेवलपिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चरिंग, लिवरेजिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट वाज एंड व्हाट माइट बी, ठीक है। फिर डिस्कवरी करना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट वर्क्स। तो ये क्या है, 4Ds हैं आपके, क्या है, 4Ds हैं आपके, ठीक। अब आ जाओ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पे। जब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करते हैं तो इसे दिया कितना था, किसने था, रिचर्ड सचमन ने दिया था, रिचर्ड सचमन ने दिया था टू टीच स्टूडेंट अ प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग अनयूजुअल फिनोमेना। याद रखना, ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है इसे रिचर्ड सचमैन ने दिया था स्टूडेंट को ये चीज समझाने सिखाने के लिए कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अनयूजुअल फिनोमेनास हो रही हैं, ठीक है। इनका जो मेन एजेंशन था इस मॉडल के पीछे वो क्या था, न्यू स्ट्रेटजीज को बच्चों को सिखाना, ठीक है। उनकी जो न्यू स्ट्रेटजीज है उनकी जो एग्जिस्टिंग वन है उसको ऐड करना, मतलब पहले से जो स्ट्रेटजीज है उसमें कुछ नया कंटेंट ऐड करना, ठीक है। स्टूडेंट इंक्वायर करते हैं यहाँ पे नेचुरली, ठीक है, उनको एक पजल दे दिया जाता है, ठीक है, टूटे फूटे पजल्स होते हैं, उसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है उनको, ठीक है। स्टूडेंट बिकम कॉन्शियस, यहाँ पे बच्चे कैसे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, एनालाइज कर पाते हैं अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजीज को। जो ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का वो क्या है, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है,
टेंटेटिव जो नेचर है नॉलेज को उसको समझ पाए, टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट इंटरडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, यहाँ पे लर्नर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है, खुद से वो अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रैटेजीज को क्रिएट किया जाता है सो दैट वो क्रिएटिवली इंक्वायर कर पाए, टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग and organizing and identifying and controlling variable, formulating and testing hypothesis and the ability to explain and infer, मतलब हम यहाँ पे एक scientific process skills को develop करते हैं जिसमें हम पहले observe करते हैं, collect करते हैं, data को organize करते हैं, identify करते हैं, control करते हैं कुछ variable को, hypothesis को form करते हैं, फिर बाद में explain करते हैं, ठीक है। क्या इनका इंक्वायरी में है सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या क्या आता है, पहला इसमें 5 फेज आते हैं सिंटेक्स के अंदर, कि एनकाउंटर्ड विद द प्रॉब्लम, मतलब पहले उनको प्रॉब्लम दो, फिर उसके लिए वो डेटा को गैदर करें। अब डेटा गैदरिंग में एक वेरिफिकेशन होता है और एक्सपेरिमेंटेशन होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, पहले प्रॉब्लम को दे दिया, फिर पहले वो डेटा गैदर का वेरिफिकेशन वाला स्टेज करेंगे, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, रूल्स को फॉर्म करेंगे और एनालिसिस करेंगे पूरे इंक्वायरी प्रोसेस का यहाँ पे, ठीक। फिर सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में क्या है, सोशल सिस्टम यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं पजलिंग सिचुएशन को और स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सोशल सिस्टम में कौन आए, टीचर और स्टूडेंट ही तो आए यहाँ पे, ठीक है। टीचर ने क्या किया, पूरा सेलेक्ट किया, पजल को ऑर्गेनाइज किया और प्रेजेंट किया बच्चे के सामने, ठीक है। ड्यूरिंग द इंक्वायरी सेशन टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट एज इक्वल, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट करता है, टीचर उन्हें गाइड करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, इंश्योर दैट फ्रेजिंग द क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चंस की फ्रेजिंग आती है, ठीक है, मतलब इलिसाइट कराना यस और नो में आंसर, ठीक है, इलिसाइट कराते हैं इसमें यस और नो में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आता है यहाँ पे। सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है कि जो मेन रिक्वायरमेंट है मॉडल की, ठीक है, मतलब टीचर की नॉलेज जो है इंक्वायरी प्रोसेस की, रिसोर्स मटेरियल क्या है, यही तो सपोर्ट सिस्टम हुए, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट में बात करते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस स्किल है, स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, और नर्चरल इफेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी इन लर्निंग, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है, मतलब नर्चरल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, उनके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए क्रिएटिविटी की, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, एम्बिग्विटी जो आ रही है उसको उसको टॉलरेट कर पाए, टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज को फाइंड आउट कर पाए, ठीक। अब ये 5 ही मॉडल है जो आपका अभी आपने देखा था, 5 ही जो बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं आपके, इंगेज, ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट, ठीक है, इंगेज, इसे क्या बोलते हैं, 5 E's बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 E's, इंगेज करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है, फिर उसके बाद वो उनको एक्सप्लेन करना, फिर इलैबोरेट करना, बाद में इवैल्यूएट करना, ठीक है, ये 5 E मॉडल है। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं, हम लोग सीरीज में कुछ स्टेप्स को प्रेजेंट करते हैं सिक्वेंशियली, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इनटू अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, हम क्या करते हैं, जो भी लर्निंग मटेरियल है उसको एक सीरीज में अरेंज करते हैं और बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं उनकी फैमिलियर बैकग्राउंड से करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पहले ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दे, नहीं, उनको हम यहाँ पे ध्यान क्या रखते हैं, बच्चों को जो कंसेप्ट से पहले फैमिलियर है उसको उनके सामने प्रेजेंट करें। मेजर फंडामेंटल की बात करें, स्मॉल स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिलता है यहाँ पे यस और नो का, ठीक है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट का, सेल्फ पेसिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, स्टिमुलेशन, स्टिमुलस रिएक्शन होता है यहाँ पे, रीइंफोर्समेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल होता है, प्रॉम्प्टिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग होती है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेज है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और रेट्रोग्रेसिव चेंज होती है। जो हम लोग जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे 3 तरीके की होती हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है ब्रांचिंग, एक होती है मैथेटिक, मैथेटिक में रेट्रोग्रेसिव चेन होती है, मतलब उल्टा कर देते हैं, रिवर्स 1 to 10 जाना, 10 से 1 जाना, ठीक है। अब ये देखो वही लिखा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई है ना, और ब्रांच प्रोग्रामिंग हो गई और मैथेटिक हो गई आपकी। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, 5 फंडामेंटल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, जहाँ पे स्मॉल मतलब क्या करते हैं सिंपली उनके सामने
कुछ स्मॉल स्टेप्स में सैंपल फ्रेम को प्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और लर्नर को क्या करना होता है, एक फ्रेम को पहले सॉल्व करना होता है, फिर इस पे जाएगा, फिर इस फ्रेम को सॉल्व करेगा, फिर इस पे जाएगा, और इंस्टेंट उसे पता चल जाता है कि ये आंसर गलत है या फिर ये सही है, ठीक। तो ये होता है स्टूडेंट की टेस्टिंग होती है यहाँ पे। ब्रांच प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलता, ब्रांच में ऐसा नहीं होता है। ब्रांच में अगर ये बच्चा यहाँ इस फ्रेम को सॉल्व कर लिया और इसके बाद इस पे आता है, ठीक है, और इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत उसको रेमेडी टीचिंग, यहाँ पे रेमेडी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे रेमेडाइल टीचिंग नहीं होती है, यहाँ पे इसको तुरंत रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, ठीक है। रेमेडाइल टीचिंग दी जाती है और दोबारा से इसको सॉल्व करता है, और अगर ये सॉल्व हो गया तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे वो जाता है यहाँ पे, ठीक। रेट्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो उल्टा चलता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो कैसे चलेगा ये 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जैसे आप लोग रीजनिंग में क्वेश्चन आते नहीं है, रिवर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके, ठीक। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर डेवलप कराते हैं, कुछ गाइडेड प्रैक्टिस मतलब समझाते हैं, फिर क्लोजर होता है यहाँ पे, फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस उन्हें करने के लिए देते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में भी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन रिव्यू, ये याद रखना, फिर होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस चीज़ का करोगे, डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स का करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स का या फिर क्वेश्चंस का, फिर उनको गाइड करोगे, गाइड करने के बाद क्लोजर यहाँ पे खुद से उन्हें करने दोगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस आएंगी, फिर इवैल्यूएशन आएगा, ठीक। मास्टरी लर्निंग की बात करते हैं, बेंजामिन ब्लूम ने इसे 1968 में प्रपोज किया था, ठीक है। मास्टरी बेस्ड जो लर्निंग होती है, ठीक, मास्टरी बेस्ड लर्निंग कहने का मतलब क्या है, इट मेंटेन दैट स्टूडेंट मस्ट अचीव अ लेवल ऑफ मास्टरी, ठीक है, लेवल ऑफ मास्टरी in prerequisite knowledge बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू लर्न सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इस चीज को इंश्योर करता है लर्नर पहले ये जो प्रेजेंट चीज है इस वाले कंटेंट में पहले मास्टरी कर ले, ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाए, ठीक है, उसके बाद वो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाए, पहले ये फर्स्ट स्टेज पे मास्टरी कर ले फिर वो नेक्स्ट पे जाए, ठीक है। रेमेडाइल टीचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अगर उनको डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पे रेमेडाइल टीचिंग दी जाती है। इतनी बातें समझ में आई, आगे ना। अब आ जाओ नेक्स्ट लास्ट पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं। जब हम प्रोफेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोफेशन क्या है, एक डिसिप्लिन पूरा ग्रुप होता है ना इंडिविजुअल्स का, जहाँ पे कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोफेशन इज अ डिसिप्लिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु अडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड possessing special knowledge and skill in a widely recognized body of learning। उनके अंदर कुछ जो प्रोफेशन होता है को एक पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का डिसिप्लिन होता है जो एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को अधेयर कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, ऑर्गेनाइज पूरी बॉडी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो स्किल बेस्ड थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, वर्क ऑटोनॉमी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं प्रोफेशनल्स, हाई स्टेटस और रिवॉर्ड होता है, और मोबिलिटी होती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशंस, याद रहेगा। अब नेचर ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं, तो नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, जो भी नेचर ऑफ प्रोफेशन है, जब भी हम बात करेंगे, जो भी टीचर्स हैं उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी होती है, ठीक है। किसी भी काम को अगर वो कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन होता है, प्रोफेशनल आइडियल्स होते हैं अपनी सर्विस को लेकर के, ये क्या है, नेचर्स हैं आपके। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन में जनरेट एंड कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज फॉर प्रोफेशन, developing teacher code for transaction of teaching learning system, enrich teacher knowledge of subject being taught। मतलब प्रोफेशनलाइजेशन कब होता है, जब हम जनरेट और कंट्रीब्यूट करते हैं एक कुछ नई नॉलेज को अपने प्रोफेशंस को जैसे प्रोफेशनलाइजेशन की ऐसे बात समझो, जैसे कुछ यहाँ पे जो नई नॉलेज होती है हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो नई नॉलेज होती है हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं सही करती हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना। क्या है पहला, जनरेट एंड कंट्रीब्यूट नॉलेज फॉर द प्रोफेशन। पहला यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन में जनरेट और कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, प्रोफेशन में।
दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग टीचर्स कोड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ टीचिंग लर्न, मतलब डेवलप करना टीचर कोड्स को, ठीक है, कोड जो होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, ठीक है, इनरिच टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और एक ये भी पॉइंट है आपका, रुक जाओ, ये पॉइंट एक ही में मिक्स हो गया। देखो पहला क्या था यहाँ पे, जनरेट करना, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना नई नॉलेज को अपने प्रोफेशन में, डेवलप करना टीचर्स टीचर कोड ऑफ फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, इनरिच करना टीचर्स को, ठीक है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बीइंग थॉट, मतलब जो भी वो पढ़ाना चाह रहा है उसको उनके पास उनके वो नॉलेज होनी चाहिए, एनरिच होनी चाहिए, ठीक है, शार्पन टीचिंग स्किल्स इन द क्लासरूम, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन, ये क्या है आपकी प्रोफेशनलाइजेशन है टीचर एजुकेशन में। फिर प्रोफेशनलाइजेशन में कई सारे कंसेप्ट आते हैं, मतलब ये पूरा कीवर्ड ही पूरा दे रखा है, जहाँ पे फोकस्ड अप्रोच होता है, प्राइड होता है जो आप करना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंट होते हैं टीचर्स, कॉम्पिटेंट होते हैं, मोटिवेशन होता है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी होती है, टीचर जो भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कमिटमेंट होता है, हर बच्चे को एक साथ लेके चलना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें। टीचिंग एज अ प्रोफेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो long and short duration of training has effect on making teaching skill repertoire of representation, जहाँ पे well defined performance standard facilitate professional acquisition होती है, एक acquired body of knowledge होती है, मतलब teaching as a profession की अगर मैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, रुको रुको रुको, ये मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर दी थी इसलिए हो रहा है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मतलब यहाँ पे टीचिंग एज अ प्रोफेशन एक तरीके का क्या है, कुछ टीचिंग के प्रोफेशन के कुछ डेफिनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेट स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोफेशन इज, यहाँ पे देखो इधर आओ, लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो इफेक्ट करती है टीचिंग स्किल्स को रेपर्टाइज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उनका टीचिंग स्किल्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग बीएड में क्या होते हैं, हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ट्रेनिंग ही तो मिलती है जिसको हम लोग इन स्किल्स का, उन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, रेपर्टायर करते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं प्रोफेशनल एक्विजिशन करने के लिए, हेल्प करते हैं, एक और टीचिंग एज अ प्रोफेशन एक क्या है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी है पूरी, ठीक है, नॉलेज की। अब आ जाए यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ, ये तो एक मिनट रुको, हाँ, ये कुछ है यहाँ पे, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, उसके जो मेजर पर्पस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मॉडल्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है, जब इसमें इन सर्विस टीचर एजुकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, कैन सिंपली बी डिफाइन एज अ relevant course and activities in which a serving teachers may participate to upgrade, ये कीवर्ड है, upgrade his professional knowledge, skills एंड कॉम्पिटेंस इन टीचिंग प्रोफेशंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए, कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए इन टीचिंग प्रोफेशंस में, देयरफॉर it encompasses all form of education and training given to a teacher who is already on the job, पहले से ही, मतलब ये सारी जो ट्रेनिंग दी जा रही है किसको दी जा रही है, जो पहले से ही जॉब में है, ठीक है, ऑलरेडी ऑन द जॉब, ठीक है, मेजर पर्पस क्या है इस फेज का आपका,
प्रोवाइड करना एडुकेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए उनको ट्रेनिंग्स देना, ठीक है, एब्रेस्ट करना उनको नई डेवलपमेंट के साथ, नई इनोवेशंस के साथ जो उनके प्रोफेशंस में हुए हैं, अपग्रेड करना उनकी क्वालिफिकेशंस को, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, डेवलप करना उनके अंदर स्किल्स को, एटीट्यूड को, सो दैट वो रिस्पॉन्सिव हो उन इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन और मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन में जिसमें कैस्केड मॉडल आता है, फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल आता है, स्प्लिट मॉडल आता है, ओरिएंटेशन आता है, रिफ्रेशर कोर्सेज आते हैं, सेमिनार्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आते हैं। याद रखना इन मॉडल्स के नाम, इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं, इन सर्विस के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की? जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये इन सर्विस वाला जो है ये एक तरीके की रेमेडीज होती हैं जो डिफिशियंसी है टीचर्स के अंदर, ठीक है, जो डिफेक्ट्स इनिशियली उनको जो प्री सर्विस एजुकेशन दी गई थी, जो डिफेक्ट रह गए थे, ठीक है, जो एक तरीके के लिए एक तरीके से वो डिफिशियंसी का काम कर रहे हैं अब टीचिंग के दौरान, तो वो इन सर्विस दे करके हम क्या करते हैं, उन्हें एक रेमेडी दे रहे हैं जिससे वो इन डिफिशियंसी से निकल पाए, ठीक है, वो जो डिफिशियंसी आ रही है, डिफिशियंसी है, उससे वो निकल पाए, उससे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पे हम टीचर स्किल्स को क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, उनकी पेडागोजिकल नॉलेज जो रिक्वायर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं टीचर्स को उनके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, जो भी न्यू इनोवेशंस होते हैं, ट्रेन करते हैं टीचर को एज एन एजेंट ऑफ चेंज। यहाँ पे टीचर क्या होता है, एज एन एजेंट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं टीचर्स को फॉर सेल्फ एजुकेशन एंड एज अ लर्नर की तरह, ठीक है, उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर किया जाता है लाइफ लाइन एजुकेशन के लिए, इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेचर क्या होता है, ये फुल टाइम करस्पॉन्डेंट कोर्स भी हो सकता है, डिग्री डिप्लोमा भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी हो सकता है, ठीक है, 1 ईयर ड्यूरेशन है लीडिंग टू अ डिग्री। शॉर्ट इन सर्विस प्रोग्राम जो होते हैं वो 3 से 6 महीने के होते हैं, ठीक है, समर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, इवनिंग पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सीनियर प्रोफेसर्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स, विजिटिंग फेलोशिप होता नहीं, फेलोशिप यंगर टीचर्स आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। अब आ जाओ इन कुछ एजेंसीज के बारे में देख लेते हैं, जिसमें स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं आपकी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना, SIE SCRT हो गया, SBT हो गया, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गई, नेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं वो UGC, न्यूपा, NCT और NCRT, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी, यूनेस्को है, याद रहेगा। अब ये सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉन्च हुआ था 2001 से 2002 के बीच में, इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेल्फ लोकल एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो सभी प्रोग्राम्स को क्या करता है, कवर करता है, लाइक आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, लोक जम्बिश प्रोग्राम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान रखना, ठीक है, इसका मेन एम क्या है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ऐसे ही जो सर्व शिक्षा अभियान है वो अडॉप्ट कौन सी अप्रोच को करता है, बॉटम अप्रोच को अडॉप्ट करता है, ऑफ प्लानिंग क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को थ्रू बेसिक एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, बैक टू स्कूल कैंप, ठीक है, बाय 2003, ठीक है, एजुकेशन गारंटी सेंटर्स, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007, ठीक है, और 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010, दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फोकस करना है एलिमेंट्री एजुकेशन पे ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, ठीक है, ब्रिज करना है जो जेंडर और सोशल कैटेगरी में गैप आ रहा है प्राइमरी स्टेज में वो 2007 तक, और दो एलिमेंट्री एजुकेशन का 2010 में, मतलब जो गैप है सोशल कैटेगरीज और जेंडर, मतलब जेंडर और सोशल कैटेगरीज में जो गैप है प्राइमरी स्टेज में वो 2007 तक ब्रिज करना है, और एलिमेंट्री एजुकेशन का 2010 तक, और यूनिवर्सल रिटेंशन कब लेके आना है, 2016 तक लेके आना है, तो याद रखना है स्लाइड को पूरा। डाइट की बात करते हैं तो क्या फंक्शंस होते हैं इनके, प्री सर्विस और इन सर्विस जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, टीचर्स इंडक्शन एंड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड सुपरविजन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोविजन होता है रिसोर्स सपोर्ट
supports to them, planning and management support for district based education, school complexes and educational institutions. These are the functions of DITE. फिर आते हैं राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान जो लॉन्च हुआ था 2009 में, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, उसकी इक्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की जाती है। ये जो स्कीम था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 2000 मतलब स्टार्ट कब हुआ था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इज स्टार्टेड फ्रॉम 2009 to 2010। अब ये जो लाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिस स्कीम इनवेसाइजेस अचीविंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेके आना है 75%, 2.26% in 2005 for class 9 to 10, while 5 years of its implementation by providing secondary school within reasonable destiny of any habitation, ठीक है। improve the quality of education imparted at secondary level by making all secondary school conform to prescribed norms, remove करना है gender and socio economic disability barriers को, provide करना है universal access to secondary level education और enhance करना है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे किसकी बात की गई थी, यहाँ पे जो बात की गई थी यूनिवर्सल रिटेंशन की 2016 तक, और यहाँ पे बात कब तक की गई है 2020 में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। फिजिकल फैसिलिटीज में क्या क्या आते हैं आपके एडिशनल जो क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, रेसिडेंशियल जो हॉस्टल्स होते हैं ये सारे। क्वालिटी इंटरवेंशन मतलब अपॉइंटमेंट करना, पीपल टीचर रेशियो का कितना 30:1। फोकस करना है साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे। साइंस लेबोरेटरीज होनी चाहिए, आईसीटी इनेबल क्लासरूम्स होनी चाहिए, करिकुलम का रिफॉर्म होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स होने चाहिए। इक्विटी इंटरवेंशन में क्या क्या है, स्पेशल फोकस इस पे देना, माइक्रो प्रोग्राम प्लानिंग पे, आश्रम स्कूल्स को अपग्रेड करना है, ठीक है। फीमेल्स को ज्यादा अपॉइंट करना है, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक होने चाहिए गर्ल्स के लिए, प्रेफरेंस देना है एससी एसटी और माइनॉरिटी को ओपनिंग स्कूल्स के लिए, ठीक है। मेजर एरियाज क्या है आपकी आरएमएसए की, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, एक्सेस एंड इक्विटी है, आईसीटी है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। फिर आते हैं एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्या है, ये एक इट वर्क्स फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन ऑफ द स्टेट। ये कोऑर्डिनेट करता है एनसीटी और एनसीईआरटी को, जो भी मैथड हो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड टीचर, ठीक है। इसे रिकमेंड किसने किया था, 1986 की जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, ठीक है, उसने रिकमेंड किया था और ये स्टैब्लिश हुआ था 1980 में एक एज अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम्स क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम, टीचर्स इनरिचमेंट प्रोग्राम, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है सीसीई, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक होती है, इम्प्रोवाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन होता है टीचिंग एड्स का, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1961 में। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है, इट वर्किंग एज एन एकेडमिक विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, assist करता है, it assists the state ministry in the formulation and implementation of its policies and program in the field of education, ठीक। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज, अभी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर फुलफिल करना है, ठीक है, तो इसे स्टैब्लिश किसको किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को दिल्ली में, जहाँ पे 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जिसमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग का नाम आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे निष्ठा की बात करते हैं, ठीक। निष्ठा क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव है फॉर स्कूल हेड्स और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये आपको याद रखना है पेपर 1 हायर एजुकेशन के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना है एलिमेंट्री लेवल पे थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज करके हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है एलिमेंट्री लेवल पे, जिसे बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे करके आया हुआ है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा की, ठीक है, समग्र शिक्षा की। फिर निष्ठा क्या है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जहां पे हम स्कूल एजुकेशन को क्या करने, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बिल्ड करता है, इट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसीज अमंग ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स एलिमेंट्री स्टेज पे उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करता है। ये क्या निष्ठा क्या है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
ठीक है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो क्या है, मोटिवेट करना, इक्विप करना टीचर्स को, जिससे वो इंकरेज हो पाए और ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर फॉस्टर कर पाए। ठीक है। इनके कुछ हाइलाइट्स हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, 4.2 मिलियन टीचर हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होती है यहाँ पे टीचर्स की और जितने भी एकेडमिक सपोर्ट है, ट्रेनिंग होती है जितने भी हेड हैं और उनके टीचर्स हैं, प्रमोट करते हैं एक्सपीरियंशियल और जॉयफुल लर्निंग को, अवेयरनेस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इनिशिएटिव्स होते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। जब निष्ठा 1.0 की बात करते हैं तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलिमेंट्री लेवल पे आता है जहाँ पे क्लास 1 से फर्स्ट टू 8 क्लास आता है। निष्ठा 2.0 सेकेंडरी लेवल आता है जहाँ पे 9 टू 12 आता है। फिर ये निष्ठा निपुण 3.0, निष्ठा 3.0 किसकी बात करता है, निपुण भारत की बात करता है। ठीक है, निपुण भारत, ये पूरा निष्ठा 3.0 का पूरा इमेज है यहाँ पे, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फाउंडेशन 3.0 किसकी बात करता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर निपुण भारत मिशन। ठीक है, अंडर निपुण भारत मिशन, याद रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो यूनिट 4 का है ना, ये यूनिट 4 का आपका यूनिट 4 जो था टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये इसका पूरा मैराथन सेशन था जिसमें हम लोगों ने चारों सेक्शन को डिस्कस किया, ए सेक्शन को, बी सेक्शन को, सी सेक्शन को, डी सेक्शन को, पूरे को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है। देखो टीचर एजुकेशन जो यूनिट 4 है ना, आपका बहुत ईजी है, आप इसको सुन भी लो और उसके क्वेश्चंस को लगा लो। ठीक है, आप अपने आप से भी इसके क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर आप बीएड एमएड एम एजुकेशन करके आए हो तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। बस बशर्ते आपके मॉडल्स को पता होना चाहिए, नॉलेज बेस क्या है, ठीक है, डेंगलू की क्या है, हेबरमार्क्स की क्या है, शलमैन की क्या है, ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनके क्या सिंटेक्स हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बस, और तो आपकी चीजें बन जाएंगी यहाँ पे। ठीक, तो ये पूरा आज हमने मैराथन कर लिया है यूनिट 4 का, टीचर एजुकेशन का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैराथन पे लेकर आऊंगी मैं, अब वो कौन से यूनिट का होगा उसके लिए मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियोस ये इन्फॉर्मेटिव हों आपके लिए, ठीक है, ये जो मैराथन सेशन में लेके आ रही हूँ स्पेशली आप लोगों ने ही बोला था, मैंने पोल दिया था, उसी के लिए मैं मैराथन सेशन लेके आ रही हूँ। ठीक है, जिससे आपका अभी आज कितनी हो गई है, आई थिंक आज 28 है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी मिड ऑफ द अक्टूबर मैं आपकी मैराथन सेशन को कवर कर दूं। ठीक है, तो एक बार आप डिटेल में कंसेप्ट को पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ एग्जाम तक मैराथन सेशन को देखते रहना, जस्ट सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाए, आपको पता रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी है। ठीक है, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मैंने उसको पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इसका मुझे अभी प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी देती रहती हूँ आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में, और जो भी कोई अपडेट होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियोस को लाइक करके देना जाना, और जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, सो अच्छा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ना, ये वाली स्लाइड बता दूं मैं, ये जो स्लाइड, ये जितने भी है, ये ये वाली, ये मैंने इसका पहले से ही आप लोग को पीडीएफ दे रखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ इसका दे रखा हो, तो पीडीएफ से एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीड करना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल तो लाइक करके जरूर जाना। ओके, थैंक यू।